students, I am a teacher from Vimla Devi Public School. Today we will start new chapter number 10. Chapter number 10 is sound. ठीक, साउंड मतलब हमारे हम डेली लाइफ में जो भी कुछ सुनते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होता है, हमारे ईयर तक कैसे वो रीच होता है। ठीक, हम उसको कैसे हियर कर पाते हैं, इसके बारे में वो डिटेल से इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर. We hear different types of sounds around us. For example, the school bell, chirping birds, thundering clouds, and sounds of vehicle, etc. तो हमारे डेली लाइफ में हम डिफरेंट टाइप्स के साउंड सुनते हैं, हमारे अराउंड डिफरेंट टाइप्स के साउंड सुनते हैं, जैसे कि स्कूल बेल्स के साउंड हो गए, चैरिपिंग बर्ड्स की आवाज़ हो गई, थंडरिंग क्लाउड्स जैसे बादलों का थंडरिंग होना है ना, साउंड्स ऑफ व्हीकल्स तो मोटर बाइक्स की, बसेस की, कार्स की जो हॉर्न होती है, तो इनके डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हम अपने डेली लाइफ में हमारे अराउंड्स हम सुनते रहते हैं. ठीक, वी ऑल्सो हियर द लाउड साउंड ऑफ एन एम्प्टी मेटल utensil falling. We are familiar with the melodious sounds of the harmonium. We don't like when everyone in the class start speaking simultaneously. It is clear from the above example that some sounds are low and some are loud. Some sounds are pleasant and the ears and some are not. ठीक, तो हमारे अराउंड डिफरेंट टाइप्स के साउंड होते हैं. कुछ साउंड्स क्या होते हैं, लो होते हैं, एंड कुछ साउंड्स क्या होते हैं, वेरी हाई. उनकी जो वाइब्रेशन होती है वो वेरी हाई होती है. तो कुछ साउंड को हम लिसन करते हैं, सपोज बर्ड्स की अगर आवाज़ हो गई, वो हमारे ईयर के लिए मतलब हमको अच्छा लगता है उसको सुन के. और कुछ ऐसे जैसे लाउड स्पीकर हो गया है ना, उनको हम अगर लिसन करते हैं, सुनते हैं, तो हमको इरिटेटिंग होती है. ठीक, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के साउंड्स होते हैं जो हमारे ईयर को इफ़ेक्ट करते हैं. ठीक, लो साउंड है तो हमको अच्छा लगता है, और हाई साउंड हो गया तो हमको इरिटेशन फील होता है. ठीक, तो साउंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं. एक्टिविटी नंबर 1, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, स्कूल बेल, हैमर. रिंग द स्कूल बेल विद द हैमर like figure number 10.1. When you hear the sound, touch the bell gently with your hand. You would currently feel the vibration. Did the vibration stop on your touching the bell? Can you still hear the sound? देखो, स्कूल बेल है, उसको अगर हम हैमर से हीट करते हैं तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है. और अगर हम वो बेल को, स्कूल बेल को टच करके देखते हैं तो हमारे हैंड्स में हमको वाइब्रेशन फील होता है. ठीक, अगर हैमर से हिट करेंगे और उसको टच करेंगे बेल को तो हमको वाइब्रेशन फील होता है, वाइब्रेट होती है हमारी हैंड. ठीक है, और हम उसको टच करते हैं, बेल को टच करने के बाद एक टाइम के बाद वो क्या हो जाता है, वाइब्रेशन होना बंद हो जाता है. और जैसे ही वाइब्रेशन होना बंद होता है तो साउंड भी मतलब बेल से साउंड प्रोड्यूस होना भी बंद हो जाता है. ठीक, तो कैन यू स्टिल हियर द साउंड, अगर आप उसको टच करोगे बेल को, उसके बाद क्या आप उसके साउंड को सुन पाते हो, तो नो, क्योंकि वहाँ पे वाइब्रेशन बंद हो गई तो हम उसके साउंड, वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा. ठीक, तो हम उसको नहीं सुन पाते. जैसे कि यहाँ पे है कि एम्प्टी मेटल यूटेंसिल फॉलिंग. तो अगर जो एम्प्टी मेटलिक यूटेंसिल होती है ना, खाली जो बर्तन होता है, अगर वो हमसे गिर जाता है तो वेरी लाउड उसकी साउंड होती है. बट अगर अब उसको हम अपने हैंड से टच कर देते हैं तो उससे साउंड प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है. ठीक, तो वही एग्जाम्पल है यहाँ पे. देन एक्टिविटी नंबर 2, मटेरियल्स रिक्वायर, टर्निंग फोक, रबर पैड. Hit on arm of a turning fork on the pad of hard rubber. Bring it near your ear and hear the sound. Watch its prongs carefully. Can you see them vibrating? Now touch the turning fork. You would observe the touching the fork of vibration stop, and we cannot hear the sound. When we are speaking,
we can feel the vibration of touching our throat. ठीक है, तो ये एक टर्निंग फोर्क है, उसको रबर पैड में या फिर हम अपने आर्म्स में हीट करके देखते हैं। तो हीट करने पे अगर हम अपने आर्म्स को टच करेंगे तो वहाँ वाइब्रेशन फील होता है, और अगर उसको हम अपनी ईयर के पास ले जाते हैं इस टर्निंग फोर्क को, तो वहाँ साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सपोज अगर इसको हम टच करते हैं, मतलब आर्म से टच कराते हैं, तो वहाँ पे वाइब्रेशन होना स्टॉप हो जाता है। वाइब्रेशन जैसे ही स्टॉप होता है उससे वॉइस प्रोड्यूशन मतलब साउंड प्रोड्यूस होना भी स्टॉप हो जाता है। वैसे ही सेम है कि हम जब स्पीक करते रहते हैं ना, तो हम अपने थ्रोट को अगर टच करें तो हमको वहाँ पे वाइब्रेशन फील होता है। ठीक, तो यहाँ पे वाइब्रेशन फील होता है, इसलिए हमारे माउथ से साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये वाले एग्जाम्पल से मतलब ये वाले एक्टिविटी से और ये वाले एक्टिविटी से क्लियर होता है कि जो साउंड प्रोड्यूस है, साउंड प्रोड्यूशन की प्रोसेस कैसे होती है, तो वाइब्रेशन के थ्रू। ठीक है, फॉर फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज it can be seen that vibrating object produce sound. When we touch vibrating object, they stop vibrating and the sound is also not heard. In some situations, these vibrations can also be easily seen, but in most cases they are 2 minutes for use to see. ठीक, तो दोनों एक्टिविटी से हमको क्लियरिफिकेशन हो गया है, क्लियर हो चुका है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो वाइब्रेट हो रहा है तो वहाँ से क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। बट अगर हम वाइब्रेट होने वाले ऑब्जेक्ट को टच कर देते हैं तो वहाँ वाइब्रेशन क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। और जैसे ही वाइब्रेशन स्टार्ट होती है उसके साथ ही वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होना भी स्टॉप हो जाता है। ठीक, तो स्टॉप वाइब्रेटिंग एंड द साउंड इज ऑल्सो नॉट हियर। तो जैसे ही वाइब्रेशन स्टॉप होता है वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होना भी स्टॉप हो जाता है और हम साउंड को हियर भी नहीं कर पाते। ठीक है, देन तो एक्टिविटी 1 और 2 से हम क्लियर हो सकते हैं कि हम मतलब जो साउंड है वो प्रोड्यूस कैसे होता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है तब वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। तो अब वाइब्रेशन को हम 3 पॉइंट से डिफाइन कर सकते हैं। कौन कौन से पॉइंट से, एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ठीक, इन द प्रीवियस क्लास वी लर्न अबाउट oscillatory motion. We know that the to and fro motion of an object about mean position is called oscillatory motion. ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपने मेन पोजीशन के दोनों साइड है ना, बोथ साइड मेन पोजीशन के, we know that the to and fro motion of an object about main position मतलब अपने मेन पोजीशन के दोनों साइड, जैसे कि सपोज ये मेन पोजीशन है तो इसके अप एंड डाउन क्या करेगी, वो मोशन करेगी। तो इस तरीके के मोशन को बोलते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन। ठीक, मतलब अपने मेन पोजीशन के दोनों साइड क्या करती है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन करती, तो वो मोशन होता है ऑक्सीलेटरी मोशन। सपोज एक्टिविटी 3 के थ्रू क्लियरिफाई करते हैं। एक्टिविटी 3, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, स्केल और स्पोक ऑफ अ बाइसिकल। पुट ऑन द एंड ऑफ scale or of the spoke of a bicycle and at the corner of a table and to press in head on the table. Let the other end be outside the table and not resting on anything. क्या करना है, इस डायग्राम में शो हुआ है जैसे कि कोई स्केल लेना है या फिर बाइसिकल की जो स्पोक होती है उसको लेना है इस तरीके से, टेबल में वन साइड को इसके होल्ड करके रखना है एंड सेकेंड साइड को फ्री छोड़ देना है। ठीक, प्रेस द एंड डाउनवर्ड एंड रिलीज इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड प्रोड्यूस साउंड। ठीक, अब ये इस पोजीशन पे है, इसके वन साइड को हम होल्ड कर देंगे, सेकेंड साइड को क्या करेंगे, डाउनवर्ड ले जाएंगे, फिर उसको क्या कर देंगे, फ्री छोड़ देंगे, रिलीज़ कर देंगे। तो जैसे ही इसको अगर इस प्रोसेस को हम करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट करके देखना। ठीक है, तो अगर इसको हम प्रेस करके छोड़ देते हैं तो ये अप एंड डाउन वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक, इट्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग, जैसे ही वाइब्रेट स्टार्ट होगी तो वाइब्रेट के साथ साथ क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है ना। तो इट स्टार्ट्स vibrating and produce sound. Now repeat this experiment with different length of the free end of the scale or spoke. Here the motion of scale or spoke is oscillatory. Spoke move up and down and vice versa and keeps oscillatory.
लेटिंग फॉर सम टाइम्स, ठीक है। तो जैसे ही इसको हम डाउनवर्ड करके रिलीज कर देते हैं तो ये अपने मेन पोजीशन के अप एंड डाउन मोशन करती है, और अप एंड डाउन मोशन करती है उसको कौन सा मोशन बोलते हैं, ऑक्सीलेटरी मोशन बोलते हैं, ठीक। इसी प्रोसेस को, इसी एक्सपेरिमेंट को इस स्पोक के डिफरेंट डिफरेंट लेंथ से हमको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करके देखना है। तो सपोज़ यहाँ पे अगर 40 मीटर को हम प्रेस किए हैं तो नेक्स्ट टाइम 30 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर, डिफरेंट डिफरेंट इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो इसमें जो वाइब्रेशन होगी तो वाइब्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, ठीक। और जैसे ही वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन डिपेंडेंट रहता है, साउंड की प्रोड्यूस की जो प्रोसेस है वो किस पे डिपेंडेंट रहती है, वाइब्रेशन पे, ठीक है। तो जैसे जैसे वाइब्रेशन होगा वैसे वैसे साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट एक्टिविटी, देन नेक्स्ट टॉपिक, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किसको बोलेंगे, तो व्हेन स्केल और स्पोक गोस टू द पोजिशन बी फ्रॉम इट मेन पोजिशन ए एंड रिटर्न बैक to main position A, Y position C, then we call it one vibration or one oscillation. The maximum displacement of the spoke of the scale up to B or C from the main position A is called the amplitude of the vibration. The distance from A to B and from A to C is equal. By applying a small or a large force, we can increase or decrease the amplitude, ठीक है। सपोज इस में से हम डिफाइन कर सकते हैं, ए इसका क्या है, इस ऑब्जेक्ट का मेन पोजीशन है, ठीक। तो मेन पोजीशन में ये क्या हो गया, डाउन हो गया बी एंड अप होके मेन पोजीशन के बाद ये हो गया सी, ठीक है। तो बी इट मेन पोजीशन ए, पोजीशन बी फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन ए एंड रिटर्न बैक टू मेन पोजीशन ए बाय पोजीशन सी, ठीक है। बी से ए एंड ए से सी जाने के बाद फिर से ये ए में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, वन वाइब्रेशन कंप्लीट होता है, वी कॉल इट वन वाइब्रेशन। सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट बी से जाके सी ए एंड ए के बाद सी से जाके अपने मेन पोजीशन पे आके ब्रेक होती है, तो ये हो गया वन वाइब्रेशन कंप्लीट, ठीक है। तो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of the spoke or the scale up to B or C from the main position A is called amplitude. तो ये जो वन वाइब्रेशन होता है ना, A से B एंड A से C, तो ये क्या हो जाता है, ये इसको ही हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक। इट इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। सपोज अगर ऑब्जेक्ट अपने मेन पोजीशन से B वाले पॉइंट पे एंड मेन पोजीशन C वाले पॉइंट पे जाता है तो इसको बोलते हैं वन वाइब्रेशन एंड इट्स कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। वाइब्रेशन की ये क्या है, एम्पलीट्यूड है, ठीक है। एंड देन ए टू बी एंड ए टू सी की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। ए से बी एंड ए से सी की डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। बाय अप्लाइंग स्मॉल ऑफ लार्ज फोर्स वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द एम्पलीट्यूड। हम इसमें जितना फोर्स अप्लाई करेंगे इसको डाउनवर्ड करने के लिए, ठीक, तो फोर्स के अकॉर्डिंग इसकी जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन एंड इसकी एम्पलीट्यूड क्या होती है, चेंज होती है, इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है। देन फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे, द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड is the frequency of oscillation. Frequency is measured in oscillation per second or in hertz. तो 1 सेकेंड में कोई भी ऑब्जेक्ट की जो वाइब्रेशन है, मतलब ऑक्सीलेशन, वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट होती है, ठीक है। 1 सेकेंड में कितनी ऑक्सीलेशन कंप्लीट होगी, मतलब कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट होगी, उसको उस ऑब्जेक्ट की क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम मेजरमेंट करते हैं पर सेकेंड और इन हर्ट्स, किससे, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या हो जाएगी, हर्ट्स हो जाएगी, ठीक है। The unit hertz has been named after scientist Heinrich Renaldo Hertz as a mark of respect in object oscillation 10 times in 1 second. तो जो हर्ट्स जो यूनिट है उसको एक साइंटिस्ट हेनरी रूडोन रेडीफील्ड के नेम पे उनके रिस्पेक्ट के लिए रखा गया है, ठीक है। तो 1 सेकेंड में वन सेकेंड में नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन को क्या बोलेंगे, उस ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसको बोलेंगे, तो द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज
कॉल्ड द टाइम पीरियड इट इज़ मेजर्ड इन सेकेंड, तो टाइम को हम सेकेंड से मेजरमेंट करते हैं। एंड 1 सेकेंड में, ठीक, कितना ऑक्सीलेशन कंप्लीट होता है, उसको उस ऑब्जेक्ट की क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे। सपोज यहाँ पे क्या था कि 1 ऑक्सीलेशन कितने, मतलब 1 सेकेंड में कितने ऑक्सीलेशन कंप्लीट होते हैं, उसको फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। एंड 1 ऑक्सीलेशन कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट होता है, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, उस ऑब्जेक्ट की टाइम पीरियड। देन थैंक्स फॉर लिसनिंग, एंड नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है।